लुई विटॉन दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड। ये ब्रांड आज एक दिन में 250 करोड़ रुपए कमाता है। आज दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, चाहे वो बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, मिलियनर्स हो या बिलियनर्स, ये ब्रांड इनका मोस्ट यूजेबल ब्रांड बन चुका है। लुई विटॉन अपने अमीर एलीट क्लास कस्टमर्स के लिए 20 लाख के बैग से लेकर 1 करोड़ रुपए के कमोड तक सब कुछ बनाती है। इस कंपनी के सीईओ बर्नार्ड आर्नल्ड खुद भी 200 बिलियन US डॉलर नेटवर्थ के साथ एलन मस्क के बाद सेकंड रिचेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है। इस कंपनी की आज की सक्सेस को देखकर ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि इस कंपनी को बनाने वाला और कोई नहीं, एक होमलेस टीनेजर था। एक छोटा लड़का जिसके पास एक वक्त में रहने के लिए घर तक नहीं था। वह जंगल में सोता था और एक वक्त का खाना खाने के लिए भी उसे लोगों के घर काम करना पड़ता था। 4 अगस्त 1821 लुई विटॉन का बर्थ फ्रांस के एक छोटे से गांव एंकाई में होता है। उनके फादर जेवियर विटॉन एक फार्मर थे और उनकी मदर कॉर्नेल गैलेट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कैप्स बनाती थी। उनकी फाइनेंशियल हालत अक्सर बहुत खराब रहती थी। लुई जहाँ रहता था ये एक जूरा रीजन था फ्रांस का, जिसके ये इलाका पूरा जंगल ही जंगल था। बचपन ही से जंगल में रहने की वजह से लुई लकड़ियों को काटने, उसे आकार देने और इससे डिफरेंट चीजें बनाने का मास्टर बन चुका था। वो भी अपने इस स्किल से कुछ पैसे बना लेता और इसे अपनी फैमिली यानी मदर को दे देता। सब कुछ नॉर्मल था। वो गरीब जरूर थे बट दे आर वेरी हैप्पी। बट फिर एक दिन अचानक 1831 को जब लुई विटॉन सिर्फ 10 साल के थे, उनकी मदर कॉर्नेल गैलेट की डेथ हो जाती है। इस पूरे डिजास्टर से लुई अभी निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके फादर जेवियर विटॉन दूसरी शादी कर लेता है। और एज यूजुअल जैसा कि हमें डिफरेंट स्टोरीज और फिल्मों में देखने को मिलता है, उसकी सौतेली माँ उससे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। एक रात अपनी इसी सौतेली माँ से बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो उसी रात को डिसाइड कर लेता है कि अब बस सुबह होते ही वो घर छोड़ देगा और पेरिस चला जाएगा। और सुबह होते ही 14 साल की एज में लुई घर छोड़ देता है और पेरिस जाने के लिए निकल पड़ता है। पेरिस उसके गांव से 400 किलोमीटर दूर था और उस वक्त कोई फास्ट ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से उसने ये पूरा सफर 2 साल में पैदल तय किया। रास्ते में वो जगह जगह लोगों के घरों और खेतों में काम करता और बदले में उनसे खाना मांग लेता। और अक्सर रास्ते में होने की वजह से उससे रात जंगल में ही बितानी पड़ती। कभी बारिश तो कभी सर्दी से खामता पूरी रात गुजारने के बाद सुबह फिर वो अपनी सफर को निकल पड़ता। एक दिन रास्ते में उसे एक वर्कशॉप में काम मिल जाता है। इस वर्कशॉप में बेसिकली लेदर, वुड और आयरन का यूज करके ट्रंक बनाए जाते थे। लुई जो पहले ही लकड़ी का काम जानता था, उसे कुछ ही अरसा लगा ये सारा काम सीखने में। कुछ ही अरसे में वो इस काम का इतना माहिर हो गया कि सालों सालों उस शॉप में काम करने वाले भी उससे मदद मांगते। लकीली उस वर्कशॉप के ओनर मिस्योर मराशे जो लेदर लेने के लिए पेरिस जा रहे थे, वो लुई को भी अपने साथ ले जाते हैं और आखिरकार वो अपने ड्रीम प्लेस पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस पहुंचते ही वो काम ढूंढने लगता है और लकीली उसे लगेज पैकर का काम मिल भी जाता है, जहां वो रिच एलीट फैमिलीज के कपड़ों को लगेज में पैक करता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है। उस वक्त वहां की रिच और रॉयल फैमिलीज की औरतें ड्रेसिंग को इतना हैवी पहनती थी कि कई बार तो कुछ ही ड्रेस को पैक करने में लुई को ऑलमोस्ट 20 से 30 लगेज का यूज करना पड़ता था। लुई इन सब चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा था। मार्केट के सप्लाई और डिमांड को देखते हुए उसने ये नोटिस किया कि लगेज की डिमांड ओवरऑल बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी इसे बहुत लोग बना भी रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट मार्केट में जो लगेज लेदर, मेटल और वुड से बनाए जाते हैं वो बहुत ही हैवी और दिखने में भी बहुत ही इम्प्रैक्टिकल थे। उस वक्त पेरिस में रेलवेज न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगे थे। लुई नोस के वक्त के साथ साथ लगेज की डिमांड और भी बढ़ने वाली है। लुई ऑलरेडी मार्केट में चलने वाले ट्रंक्स और लगेज नहीं बनाना चाहता था। He wants to create something different, जिसे लोग एक ट्रंक की तरह नहीं बल्कि एक फैशन आइकन की तरह देखें। मीन्स के समथिंग न्यू
जो लाइट वेट भी हो, जिसमें सामान भी ज्यादा स्टोर करने की एबिलिटी हो और आल्सो लुक वाइज भी थोड़ा सा बेहतर हो। एंड टू अचीव दिस वो पेरिस में अपनी पहली शॉप बनाता है जिसमें वो कैनवस मटेरियल का यूज करके एक लाइट वेट ड्यूरेबल ज्योमेट्रिक शेप का ट्रंक बनाता है। एज कम्पेयर टू लेदर, कैनवस लाइट वेट भी था, ड्यूरेबल भी था। दिस वॉज द गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी। ट्रंक ये न्यू इन्वेंशन पेरिस में आग की तरह फैली। पूरा पेरिस इस ट्रंक के डिजाइन, शेप और वेट को देखकर बहुत शॉक था। लुई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर ऑर्डर्स, इवन के आफ्टर लुकिंग एट हिज वर्क, नेपोलियन द थर्ड की वाइफ एम्प्रेस ऑफ फ्रांस उसके काम से इतना इम्प्रेस हुई कि उन्होंने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर अपॉइंट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आफ्टर दिस अमेजिंग सक्सेस, लुई वहीं पर शादी कर लेता है और खुद के लिए वहीं पेरिस में एक बहुत बड़ा घर बना लेता है और बिजनेस जो उसने एक शॉप से स्टार्ट की थी उसे एक्सपैंड करते करते वो इसे एक वर्कशॉप तक ले जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। वर्कर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। ऑर्डर्स पूरी दुनिया से आने लगे थे। इवन इजिप्ट की रॉयल फैमिलीज भी इनके लॉयल कस्टमर बन चुके थे। बट देन अचानक 1817 ऑल ऑफ द सडन स्टार्ट होने वाले फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुई को अपना घर वर्कशॉप रातों रात छोड़ना पड़ा टू गेट अ सेफ शेल्टर जहां वो और उसकी फैमिली सेफ रहे। लुई अपनी फैमिली के साथ एक अंडरग्राउंड शेल्टर में छुप जाता है जहां वो और उसकी फैमिली और हजारों लोग छुपे होते हैं। फूड सप्लाई ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। कहीं कहीं दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिलता था। 1871 यानी एक साल के बाद जब जंग खत्म होती है, लुई फाइनली अपने घर वर्कशॉप का विजिट करता है और वो देखता क्या है, सब कुछ तबाह हो चुका है। हर वो चीज जिसे लूटा जा सकता था, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, वो चुरा ली गई है और जिसे वो नहीं चुरा सके, खिड़कियां, दरवाजे, छत, उन्हें तोड़ दिया गया है। उस पल वो सब कुछ खो चुका था जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा। इंस्टेड कि वो गिव अप कर देता और फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सेविंग के थ्रू अपने डिस्ट्रॉय बिजनेस को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। लकीली जंग की वजह से पूरा पेरिस खाली पड़ा था। उसके पास कंप्लीटली फ्रीडम था कि जहां वो चाहे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए शॉप खोल सकता है। लुई ने इस फ्रीडम का पूरा फायदा उठाया। लुई ने पेरिस की प्राइम लोकेशन पर अपनी शॉप खोली और वो लोकेशन थी रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल के बिल्कुल बीच में। इस शॉप लोकेशन की वजह से रेलवे स्टेशन से ग्रैंड होटल तक जाने वाले मुसाफिरों को बैग लेने के लिए कहीं और जाना ही नहीं पड़ता था। लुई विटॉन का बैग इन्हें रास्ते में ही मिल जाता था। इस स्ट्रेटेजी से लुई विटॉन के सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके बाद 1872 में लुई विटॉन अपना ब्रांड न्यू डिजाइन मार्केट में लॉन्च करता है। ये डिजाइन लुई के पहले बनाए गए डिजाइन से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। वहीं अदर ब्रांड्स ने भी इस मैसिव सक्सेस को देखकर लुई विटॉन के इन डिजाइन को कॉपी करने की कोशिश जरूर की, बट वो इस कोशिश में नाकाम रहे। लुई विटॉन अगले 20 सालों तक उसी शॉप में अपने बिजनेस को चलाता रहा जब तक उसकी डेथ नहीं होती। लुई विटॉन की डेथ 70 साल की एज में हो जाती है। ये डेथ कैसे और क्यों हुई आज तक पता नहीं चला। उसके बाद लुई विटॉन ब्रांड के न्यू ऑनर थे जॉर्जेस विटॉन। लुई विटॉन का बेटा जॉर्जेस विटॉन के आते ही सबसे पहले उसने एक और शॉप खोली लंदन में। बट अब 20 से 25 साल के बाद बहुत से ब्रांड सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुके थे। मार्केट में फेक लुई विटॉन बैग्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जॉर्जेस विटॉन लुई विटॉन के इन फेक कॉपी से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर मसाइल हो वहाँ पर कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है। यही हुआ जॉर्जेस विटॉन के साथ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 2 ऐसे मेजर स्टेप्स लिए जो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। फर्स्ट, लुई विटॉन ने एक ऐसा मोनोग्राम बनाया जिसे कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये मोनोग्राम आज तक चलता आ रहा है, LV मीन्स लुई विटॉन। और दूसरा था एक रेवोल्यूशनरी न्यू लॉग जिससे उस वक्त के सबसे
सबसे टॉप लॉक हैकर भी ना खोल पाए और चोरी जो उस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक थी वो भी इस इन्वेंशन से कम हो चुकी थी। लुई विटॉन ब्रांड एक बार फिर वहां पहुंच गया जहां इसे कॉपी करना इम्पॉसिबल हो गया था। इसके बाद लुई विटॉन आउटलेट पूरे यूरोप में जगह जगह ओपन हो रहे थे। 90s तक लुई विटॉन के प्रोफेशनल वर्कर्स की तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी थी। हर साल ये नंबर बढ़ता जा रहा था। इन वर्कर्स के पास थी सालों का वर्क एक्सपीरियंस। इवन के आज तक लुई विटॉन के प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी वर्कर को कम से कम वहां 2 साल तक काम करना पड़ता है, तब जाके इससे प्रोडक्ट बनाने का काम दिया जाता है। जॉर्जियस विटॉन आगे जाकर ये नोटिस करता है कि कोको शनेल नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है सिर्फ उनके हैंडबैग्स और परफ्यूम की वजह से। जिसके बाद लुई विटॉन भी अपने हैंडबैग्स का डिजाइन लॉन्च करता है जिसे वो नेम देता है एल्मा का, और ये भी एलवी ब्रांड्स के बाकी प्रोडक्ट्स की तरह बहुत सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद एलवी ब्रांड और भी छोटे हैंडबैग्स बनाने लगता है जैसे कीपाल, नॉय, स्पीडी जो आज तक बेचे जाते हैं। 1936 जॉर्जियस विटॉन की डेथ हो जाती है। अब कंपनी के न्यू ओनर है उनके बेटे गैस्टोन लुइस। उनके आते ही कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और इस डाउनफॉल का मेन रीजन था पूरी दुनिया में स्टार्ट होने वाला वर्ल्ड वॉर 2। पेरिस के साथ साथ पूरा यूरोप जंग की लपेट में आ जाता है। गैस्टोन लुइस को ना चाहते हुए भी अपने पूरे यूरोप के शॉप्स को बंद करना पड़ता है। 1970 गैस्टोन लुइस की भी डेथ हो जाती है। अब इस ब्रांड के न्यू ओनर है गैस्टोन लुइस के सन इन लॉ हेनरी रिकेमियर। हेनरी वही बंदा था जिसने इस बिजनेस को फैमिली ओन कंपनी से चेंज करके एक पूरा कॉर्पोरेशन बना दिया। जिसके बाद इस कंपनी के सेल्स $20 मिलियन से $260 मिलियन तक पहुंच गई। यही नहीं, 1984 में इस कंपनी को हेनरी पब्लिक कर देता है और इसके 1 मिलियन शेयर्स को बेच देता है जिसके एक शेयर की कीमत होती है $63.63। हेनरी ये सारा पैसा लेकर पूरी दुनिया में लुई विटॉन शॉप्स खोलता है। कुछ ही सालों में कंपनी की सेल्स $260 मिलियन से $1 बिलियन तक पहुंच जाती है। ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था, बट फिर वो एक ऐसी गलती कर लेता है जिसकी वजह से आज लुई विटॉन को विटॉन फैमिली नहीं बल्कि एक आउटसाइडर ऑन करता है जिसका नाम है मिस्टर बर्नार्ड आर्नल्ड, जिसने काइंड ऑफ धोखे से ये कंपनी अपने नाम कर ली। गलती की शुरुआत तब होती है जब हेनरी और तेजी से कंपनी को एक्सपैंड करने लगता है। कंपनी को और तेजी से एक्सपैंड करने के लिए वो मायो हेनेसी कंपनी को भी साथ मिला लेता है जिसके बाद कंपनी का नाम होता है LVMA। बट अनफॉर्चुनेटली एक साथ होते ही इन दोनों कंपनीज के बीच मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर क्लैश बढ़ने लगता है। सिचुएशन दिन ब दिन खराब होने लगती है। तभी हेनरी अपने दोस्त बर्नार्ड आर्नल्ड जो कि उस वक्त के एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी बिजनेसमैन थे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे इस सिचुएशन से निकाले। बर्नार्ड आर्नल्ड उसे निकालता जरूर है, सिचुएशन से नहीं बल्कि उसकी अपनी कंपनी से। दरअसल हेनरी उस पर ट्रस्ट करते हुए अपने बिजनेस की सारी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसे दे देता है। इंफॉर्मेशन मिलते ही हेनरी से छुपकर बर्नार्ड आर्नल्ड एलवी के 43% शेयर्स खरीद लेता है। जब हेनरी को पता चलता है कि जिसे उसने इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कहा था वो इसे धोखा दे रहा है, वो इमीडिएटली बर्नार्ड आर्नल्ड पर केस कर देता है। बट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने की वजह से कोर्ट बर्नार्ड आर्नल्ड के हक में फैसला दे देती है और इस तरह एक आउटसाइडर बन जाता है लुई विटॉन कंपनी का मालिक। वो कंपनी जिसे एक होमलेस टीनेजर ने स्टार्ट की थी आज वो दुनिया की वन ऑफ द टॉप ब्रांड कंपनी बन चुकी है।